मिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर के धरती पे जन्नत का मंजर, जन्नत का मंजर। उसी जन्नत, उसी नंदनवन, उसी स्वर्ग को लेकर यदि जनमानस में भ्रांति हो तो क्या यह चलेगा? हमारे ही शरीर के अंग को चोट लगी है, दर्द हो रहा है, फिर भी समझ में न आए क्या किया जाए, क्या यह चलेगा? नहीं ना। इसी विषय पर कार्य करती है जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर। यह संगठन सन 2011 में स्थापित यह संगठन जम्मू कश्मीर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रसारित करती है, गलत जानकारी और सूचना अभाव को मिटाने का प्रयास करती है, शेष भारत के साथ जम्मू कश्मीर राज्य को एकीकृत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम और परियोजनाओं की सहायता करती है, जननीतियों और कानूनों को बढ़ावा देने हेतु लॉबी करना तथा जम्मू कश्मीर संबंधित गलत धारणाओं को और नीतियों को ठीक करने का प्रयास करना संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। इसी क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान करने वाले विद्वानों की सहायता करना भी इसी संस्थान का उद्देश्य है। कल संपूर्ण भारत में कारगिल विजय दिन मनाया गया। अद्भुत साहस के धनी सैनिकों के प्रति सभी भारतीयों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए जानते हैं कुछ इस कारगिल विजय पर। Remembering 1999 war heroes. On 26th July this year, nation has celebrated completion of 20 years of victory of 1999 war fought in the months of May to July 1999. Labels, when applied to various sectors and operations, can be misleading to the ordinary man. The Kargil, what was fought in 1999, is a case in point. Kargil itself is a small town which was once administrative headquarters of Baltistan district. This war was fought from east of Zojila through Masko Valley, the township of Dras, Kaksar, Kargil town through Batali, Chorbatta and to Chaluna, Tortuk and Southern Glacier, covering a distance of about 300 kilometers. In some areas, enemy entered and made fortification deep inside Indian territory up to 25 kilometers. For most of countrymen, all this was clubbed as Kargil War. This was perhaps coined by concerned authorities to prevent some lesser-known areas from being exposed. In these sectors, also intense battles were fought. We usually refer to as Siachen and Kargil events. However, these cannot be separated while describing as they are strategically interconnected with multiple fallouts. By cutting off National Highway number 1A, Pakistanis intended to cut off supply lines to Siachen and other sectors in Ladakh region. Fighting on glacier started in 1984, named as Operation Meghdut. Numerous units under different regiments standards have done their bit on the icy heights, in the process taking the concept and evolution of the high altitude warfare to unprecedented levels. Each soldier who served on duty in Siachen has contributed immensely, and country should never forget its debt of gratitude to these men in uniform. In this war of 1999, 25 young officers who set an example by leading from the front and 436 brave soldiers laid down their lives for the cause of nation. 4 of them were decorated with Gallantry Award Paramveer Chakra. धैर्य, साहस, दक्षता, कुशाग्रता, कार्यक्षमता और सूझबूझ से जीता गया यह युद्ध हमें उन सैनिक रूपी शरीरों में छिपे नरसिंह को दिखाता है। और कहा जाता है, मातृभूमि का मान लिए उग्र रुद्र को देखा है, हर सेनानी में इस जग ने वीरभद्र को देखा है। नमन तुम्हें मेरा मृत्युंजय, मरकर अमर रहे हो,
वज्रघात करते अरिने कुपित इंद्र को देखा है। करबद्ध प्रणाम तुम्हें मेरा, अद्भुत वीर रहे हो, शांत हृदय में अग्नि लिए तपे चंद्र को देखा है। देश प्रेम में प्राण दिए अनुपम ख्याति तुम्हारी है, तुमने जगने लिए पिनाक राघवेंद्र को देखा है। इसी साहस, इसी क्षमता और इसी धैर्य के साथ कारगिल विजय पाई गई। और इसी कारगिल विजय को याद रखते हुए कारगिल विजय भारत की शौर्य परंपरा इस व्याख्यान सत्र का आयोजन जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर नागपुर शाखा द्वारा किया गया है। इस व्याख्यान सत्र को शुरू करने से पहले जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर द्वारा जम्मू कश्मीर विषय में एक चित्रफित आपके सामने यहाँ पर दर्शाई जाएगी। कृपया आप इस चित्रफित को व्याख्यान के बाद आपके सामने रखा जाएगा। इस व्याख्यान सत्र के प्रमुख व्याख्याता के रूप में हमारे सामने आज अम्बे जोगाई से माननीय प्राध्यापक डॉक्टर श्री हेबड़कर जी प्राप्त हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की अध्यक्षा श्रीमती मीरादेवी खड़कर इनसे विनती करती हूँ कि वे कृपया सर को सम्मानपूर्वक व्यासपीठ पर ले आएं। तथा सर का परिचय करने हेतु तथा स्वागत करने हेतु डॉक्टर हंसश्री मराठी इनको मंच पर निमंत्रित करती हूँ। नमो परमात्मने, नमो गुरुभ्यः, नमो संस्कृताय, नमो सभाय। जिनका भाषण हम सुनने आए हैं उनका परिचय कम समय में बताना बहुत मुश्किल बात है, इसीलिए शायद शुरू में अपनी सूत्र संचालिका ने सरस्वती माता जी का प्रणाम किया था। मैं कोशिश करती हूँ उनका सब परिचय संक्षेप में फिर भी सब मुद्दों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जैसा कि पता है आप सबको कि वो तो इतिहास तज्ञ हैं और इतिहास के प्राध्यापक रह चुके हैं। अम्बे जोगाई के कोलेश्वर महाविद्यालय में इतिहास विभाग प्रमुख रह चुके हैं। उप प्राचार्य पद पर भी आसीन थे और 1974 से 2003 तक उसका ये अध्यापन कार्यकाल रहा। ये तो हुई शैक्षणिक उनकी शुरुआत। उसके बाद पुस्तक प्रकाशित करना और कुछ अनुसंधान के काम करना, ये तो हर प्राध्यापक की एक ख्वाहिश होती है। उसके अनुसार वो भी अपने आगे मार्ग पथ पर चलने लगे। चलते चलते उनका जो विषय था एंशिएंट इंडियन पोर्ट्स, ये उनका प्रबंध विषय था और उनके चिंतन के विषय तो बहुत सारे हैं। भारतीय कालगणना, भारतीय संस्कृति, इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत चिंतन किया है और अपने विविध भाषणों से उसका प्रस्तुतिकरण भी किया है। ये प्रस्तुतिकरण करने के लिए उनको राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में सम्मान मिला है और आर्कियोलॉजिकल अनुसंधान हेतु उन्होंने बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ग्रीस, इजिप्ट, केन्या, पेरू, बोलिविया, टर्की, चीन, श्रीलंका तथा जापान इन देशों का दौरा किया है। रंगून विद्यापीठ बर्मा, सांस्कृतिक विद्यापीठ बैंकॉक थाईलैंड, कंबोडियन विद्यापीठ नॉम्पेन, नैरोबी विद्यापीठ केन्या, बर्मिंघम विद्यापीठ इंग्लैंड, इतने विद्यापीठों में उनके भाषण प्रस्तुत हुए हैं। तो देश विदेश में अपनी विषयों को रखने में प्रमुख वक्ता के रूप में उनके भाषण सुनने में जिन्होंने
आनंद लिया है वो तो भाग्यशाली थे ही। आज हम भी इस तरह के भाग्यशाली है, ऐसा हम गौरव से कह सकते हैं। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, ये तो उनकी अपनी बहुत ही आनंददायी योजना है। दिल्ली के अखिल भारतीय वो सचिव है इस योजना के। भारतीय अनुसंधान परिषद अम्बेजोगाई के वो संस्थापक भी है और सचिव पर विद्यमान भी है। यानी निवृत्ति काल में भी वो कार्य निवृत्त नहीं हुए हैं, ये ही इस बात को साबित करता है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद, दक्षिण गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, सब जगह के वो हिस्ट्री के परिषद के सदस्य हैं। बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया 1998 यह पुरस्कार तथा पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर पुरस्कार पुणे 2000 तथा बीकानेर राजस्थान से राती घाटी पुरस्कार, ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित ये व्यक्तित्व आज हमारे बीच उपस्थित है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जो इतिहास आज हम उनसे सुनने जा रहे हैं, शायद किसी को पता है तो उनका वो इतिहास का अध्ययन दृढ़ होगा। जिनको पता नहीं है उनके लिए वो जानकारी उनकी बढ़ेगी, तो सबके ही लिए ये अतिशय सुश्राव्य भाषण होगा, ऐसा विश्वास है। तो मैं सर का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ और हमारी जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की अध्यक्षा माननीय मीराताई जी से निवेदन करती हूँ कि वे उनका स्वागत करें। एक किताब है और एक कश्मीर का वो चित्र है जो विशेष रूप से भेज दिया गया है। हाँ, बसोली तो विशेष भेंट है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। हमारे अध्यक्षा जी का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। और एक और आनंद की बात है, हम सब जन मिलके करतल बने से उनका अभिवादन करेंगे कि कल उनका जन्मदिन है। और आगे का सूत्र मैं प्रगति से सौंप रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमश्री भगिनी। जिनकी अमोघ वाणी को अभी हमने सुनना है वो है डॉक्टर हेबाड़कर जी। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ वे कृपया हमें संबोधित करें। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि दस्तु वेदान्तमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। कारगिल के विजय दिन के अवसर पर हम सभी अपने भारत की शौर्य परंपरा का स्मरण करने के लिए इकट्ठे आए हैं। मुझे पता है और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर होने के कारण कारगिल का युद्ध और अन्य युद्धों के बारे में भी कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होते रहे होंगे। इसलिए युद्ध शास्त्र की दृष्टि से केवल उस युद्धों का इतिहास आपके सामने रखना
ये मेरी कल्पना नहीं है। जब हम कहते हैं कि शौर्य परंपरा, तब उसका एक अर्थ ये होता है कि कोई राष्ट्र नित्य संघर्षरत रहता है। विश्व के इतिहास में ऐसा दिखाई देता है कि जो राष्ट्र निरंतर संघर्षरत रहे, वही राष्ट्र आज जीवित है। अन्यथा अन्य राष्ट्र जो संघर्षरत नहीं रहे, वो परिवर्तित हो गए हैं। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा उन्होंने खो दी है। और इसलिए भारत की शौर्य परंपरा का निर्देश करते हुए भी मैं आप सभी के सामने अपने भारत के इतिहास का एक वैशिष्ट्य रखना चाहता हूँ। मेरी ऐसी कल्पना नहीं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो सारा इतिहास आपके सामने रखूं। ये संभव भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसे राष्ट्र में हम हैं कि जिस राष्ट्र का इतिहास हजारों वर्षों का है, करोड़ों वर्षों का है। कैसे वो बाद में पता होता है। समझ में आता है कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के इतिहास के पन्ने हम अगर उल्टाएंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि बहुत से राष्ट्र जो आज दिखाई देते हैं, उनका इतिहास 600 वर्षों का, 500 वर्षों का, 2000 वर्षों का ज्यादा से ज्यादा ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जो प्राचीन सभ्यताएं थी, प्राचीन संस्कृतियां थी, वो हमें बहुत कम स्थान पर दिखाई देती है। इसलिए के.एम. मुंशी जो इतिहासकार भी थे और स्वातंत्र्य पूर्व काल के नेता भी थे समाज के, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है। भारतीय विद्या भवन की संस्थापना भी उन्होंने की थी। तो उन्होंने एक वाक्य में कहा है, all these cultures have been reduced to the museum pieces। अब इस all these cultures में इजिप्ट की सभ्यता आती है, ग्रीस सभ्यता आती है, तुर्कस्तान की प्राचीन सभ्यता आती है, कितने ही देशों की सभ्यताएं इसमें आ जाती हैं, जो म्यूजियम पीसेस बन गई है। लेकिन भारत के बारे में लोग क्या कहते रहे, हम जानते हैं, यहाँ ब्रिटिशों का राज था। एक थोड़ी परिभाषा हमें बदलने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं हम ब्रिटिशों के गुलाम थे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, भारत किसी का कभी भी गुलाम नहीं रहा। भारत हमेशा संघर्षरत रहा। इतिहास का यही थीम होता है। तो जब ब्रिटिश शासन था उस समय, हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन था। अब ये लॉर्ड कर्जन तो भारतीय सभ्यता का द्वेष्टा था, भारतीय स्वतंत्रता का द्वेष्टा था। बंगाल का विभाजन उसने ही किया था उस समय। जो आज के इतिहास में इतना परिवर्तन सारा बंगाल के संदर्भ में दिखाई देता है बांग्लादेश का, उसका कारण वही बना था। लेकिन एक बात थी इस व्यक्ति की, आर्कियोलॉजी में इसकी बहुत रुचि थी। तो 1901 के आर्कियोलॉजी के खंड को उसने जब प्रीफेस लिखी, प्रस्तावना लिखी, तो लॉर्ड कर्जन क्या कहता है, बड़ी मजेदार बात है। पावरफुल एम्पायर्स existed and flourished in India, while we Englishmen were wandering still painted in the woods, and the British colonies were just wilderness and jungle। आगे कर्जन साहब कहते हैं, India has left a deeper mark on history, philosophy and religion of a mankind than any other terrestrial unit in the universe। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इसका एक कारण है।
जिस समय ब्रिटिश भारत में आ गए थे उस समय स्वाभाविक था कि उनको यहाँ पर शासन करना था, और अगर शासन करना है तो जिनके ऊपर शासन करना है उन लोगों का इतिहास, उनकी सभ्यता, उनकी प्रथाएं, उनकी परंपराएं, इसके संबंध में जानकारी लेना स्वाभाविक था। उन्होंने जब ऐसा प्रयास किया तो उनके एक बात ध्यान में आई। कौन सी बात थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, जिस समय भारत के इतिहास के पुनर्रचना की बात शुरू हो गई, उस समय उनके जितने भी विद्वान थे उन विद्वानों का क्या मत था? उनका मत था कि इंडियन क्रोनोलॉजी, एंशिएंट इंडियन क्रोनोलॉजी, वैदिक क्रोनोलॉजी, इट इज द साइंटिफिक क्रोनोलॉजी and this is the greatest threat to the biblical chronology. ये उनका कहना था। अब इसका एक अर्थ स्पष्ट था कि उनको साहस के साथ पूरे भारत का इतिहास उनके ढांचे में डालने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि जब भी हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, तो एक इंप्रेशन हो जाता है। व्हाट इज दैट इंप्रेशन? वी आर ए डिफीटेड रेस, हम एक पराजित जाति है। इस प्रकार का एक इंप्रेशन, एक प्रभाव किसी भी इतिहास की पुस्तक से हम पर आ जाता है। लेकिन बात ऐसी है नहीं, परिस्थिति बिल्कुल इसके उल्टी है। वही मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक हम इस प्रकार से हमारे इतिहास को समझ नहीं लेंगे तब तक हमें इतिहास में कौन सी सच घटनाएं सामने आती हैं और विश्व के परिप्रेक्ष्य में ऑन इंटरनेशनल लेवल भारत के इतिहास का किस पद्धति से विचार करने की आवश्यकता है, ये समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात है, भारत के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ अगर कोई पूछेगा तो आज की पुस्तकों के कारण और पढ़ाई के कारण कोई भी कहेगा कि अलेक्जेंडर का एग्रेशन जब हुआ, आक्रमण जब हुआ, तब से भारत की क्रोनोलॉजी अपने सामने है। ठीक है, उसके बिना भी भारत में ऋग्वेद जैसे अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, विश्व से पहला ग्रंथ विश्व का, वो जब उनके सामने आया, उसका अनुवाद भी उन्होंने कराया, उनके ध्यान में आ गया कि ये सचमुच बात है कि विश्व का प्रथम ग्रंथ यहाँ का है। तो उन्होंने उसको कहा गडरियों के गीत। अब ये तो बड़ी मजेदार बात थी कि जिस समय लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और जंगल में अगर रंग लगाकर भटकते थे, ऐसी अवस्था में हजारों वर्ष पूर्व अगर यहाँ पर ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ का निर्माण हुआ हो तो उसको गडरियों के गीत कहना, यह साहस क्यों दिखाया उन्होंने? उसके पीछे एक बहुत बड़ा डर था। और इसी कारण जिस समय मैक्स मुल्लर ने ऋग्वेद का अनुवाद किया, अब ये तो सारा प्रकाशित है, अपने विषय से संबंधित नहीं, लेकिन बताता हूँ कि जिस समय बंगाल पूरा उनके हाथ में आया था, उस समय से उनकी एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई कि यहाँ के इतिहास को किस प्रकार से डिस्टॉर्ट किया जाए, क्योंकि उन पर हमें शासन करना है। तो उन्होंने देखा कि इनके जितने भी प्राचीन ग्रंथ है उसमें ऋग्वेद पर इनकी श्रद्धा है। ऐसी कुछ बात करनी चाहिए कि उनकी श्रद्धा वहां से निकलनी चाहिए। मैक्स मुल्लर बड़े विद्वान थे, जर्मन पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे, प्राध्यापक थे। बॉर्डन चेयर से उन्हें ऑफर मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि आपको ऋग्वेद का अनुवाद करना है। उनका पूरा पत्र व्यवहार प्रकाशित है, गूगल पर सर्च देंगे वो पत्र व्यवहार सामने आ जाएगा। उस पत्र में उन्होंने सीधे लिखा था कि आपको इस प्रकार से अनुवाद करना है कि जिसके कारण हिंदुओं की, हिंदू शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं
कि विश्व के सभी लोग हम सभी को हिंदू मानते हैं। यहाँ कोई कुछ भी कहे, यहाँ के सभी लोगों को वो हिंदू इसी शब्द से पुकारते हैं। उसका धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, जनजाति कौन सी है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। विश्व में हम सभी भारतवासी, हिंदुस्तानवासी हिंदू इस नाम से पुकारे जाते हैं। इसका अनुभव मैंने 40 देशों में जब मैंने प्रवास किया तो लिया है, इसलिए मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि हिंदू कोई एक विशिष्ट धर्म की या जाति का नाम नहीं है, ये एक ऐसी जीवन पद्धति है कि जो मूलतः मनुष्य जीवन की पद्धति है। तो इसके कारण दिखाई ये देता है कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं की अपने धर्म ग्रंथों की श्रद्धा पूर्णतः नष्ट होनी चाहिए, इस प्रकार से ऋग्वेद का अनुवाद करो। ये पत्र था, बहुत बड़ा पत्र है, वो लंबा पत्र है, और उसका उत्तर जो दिया वो भी उसके साथ उस पुस्तक में प्रकाशित है। मैक्स मुलर ने ये निश्चित किया और कहा कि ठीक है, मैं उस प्रकार का अनुवाद करूंगा। ये केवल घटना मैंने इसलिए बताई कि किस प्रकार से पूरी तरह से एक षड्यंत्र बनाया गया कि जिसके आधार पर भारत के इतिहास की रचना की गई। फिर हम जानते हैं कि जो बात नहीं है, जो काल्पनिक है, उसको इतिहास की सत्य घटना करके त्यानी उन्होंने हमारे इतिहास की रचना की। जैसे हम सभी लोग भारतवासी, हिंदू ये तो शब्द इतिहास काल में एक बार इस समाज के लिए उपयोग में लाया गया, एक प्रक्रिया में आया और सभी को सब हिंदू कहलाने लगे। लेकिन उसके साथ साथ प्राचीन काल से लेकर आज तक की सारी परंपरा और इतिहास हमें बताता है कि केवल नाम से कुछ लेना देना नहीं है। इस देश का इतिहास ही हजारों वर्षों का है, करोड़ों वर्षों का है। उसके लिए भी एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। अपने देश के अंदर सभी जगह पर जो धार्मिक कार्यक्रम कहे जाते हैं, असल में वो धार्मिक नहीं है। वो समाज को संगठित रखने के और उसको इतिहास की जानकारी देने के महत्वपूर्ण प्रयास और प्रथाएं हैं। उसमें एक है भागवत सप्ताह। भारत के किसी भी कोने में जाइए, जम्मू में जाइए, लेह में जाइए, भागवत सप्ताह होता है वहां पर भी। मैं लेह के भागवत सप्ताह में एक बार उपस्थित था और मुझे आश्चर्य लगा कि बहुत अच्छी तरह से ये सप्ताह सभी जगह पर होते हैं। प्रश्न ये उठता है, ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? महाभारत की कथा हम जानते हैं। महाभारत एक भयंकर युद्ध था और अभी आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, आई एम द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, मैं आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए निश्चिंतता से कहता हूँ कि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से महाभारत इज नॉट ए मिथ, फैक्ट। अरे स्वयं महाभारत कहता है, जयो नाम इतिहासः अयं श्रोतव्यः विजिगीषुणा। आप सभी विजय की इच्छा करने वाले लोग हैं, विजिगीषु हैं, आपने महाभारत सुनना चाहिए। क्यों? जयो नाम इतिहासः अयं, ये जय नाम का इतिहास है। महाभारत कहता है ये जय नाम का इतिहास है। एक समाज इस राष्ट्र के अंदर हजारों वर्षों से उपस्थित है जो उस पर श्रद्धा रखता है, और आज के विद्वान कहते हैं इसको मिथ है। ये क्या बात हो गई? क्यों हो गया ऐसे? किसी भी युद्ध के परिणाम बहुत होते हैं। महाभारतीय युद्ध के लिए बहुत भीषण परिणाम होते हुए हमें इतिहास में दिखाई देते हैं। एक तो आर्थिक दृष्टि से पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है, महाभारत के बाद में यही हुआ, ऐसा हमें दिखाई देता है। दूसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है। ये तो हम आज भी देखते हैं, किसी भी युद्ध के कारण उस समय भी हुआ था। उस माइग्रेशन का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार
दलाई लामा जी के पास कुछ हमारे इतिहास संकलन योजना के विद्वान गए थे। डेट ऑफ बुद्धा इस पुस्तक पर दलाई लामा जी की प्रस्तावना चाहिए थी, रिक्वेस्ट चाहिए थी। दलाई लामा जी ने अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप जानते हैं हम लोग कहाँ से आए, तिब्बत के लोग कहाँ से आए। वैसे तो पुराणों में कहा है ये बसंती काश्मीरे ते बसंती तिविष्टपे, कश्मीर और तिब्बत का संबंध इतना पुराना है। लेकिन उसके भी आगे जाकर उन्होंने कहा, क्योंकि अपने अधिकारियों ने कहा कि हम तो जानते नहीं, आप भी बताइए। तो उन्होंने कहा महाभारत में जो मारकाट चल रही थी, युद्ध में जो होता है वो चल रहा था। युद्ध के बाद भी कौरवों के कितने ही सेनानी अपनी सेना को लेकर भाग रहे थे, पांडव सेना उनके पीछे लगी हुई थी। बड़े पैमाने में वो निर्वासित हो रहे थे, माइग्रेशन हो रहा था, स्थलांतर हो रहा था। ऐसे समय पर एक भूपति नाम का सेनापति कौरवों का अपने 14 अनुयायियों को साथ में लेकर तिब्बत में भाग गया। अब वो वहीं पर रहा और दलाई लामा ने हंसकर बाद में कहा उसके जो 14 अनुयायी थे उनकी हम संतान है। यानी कहां से कहां तक इतिहास के सूत्र होते हैं फैक्ट्स को पकड़कर, ये आपके समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये घटना सुनाई। लेकिन इस प्रकार के युद्ध के कितने भीषण परिणाम होते हैं। एक सुपरिणाम ये था कि ऐसे बहुत से माइग्रेटेड लोग भारत के बाहर अन्य देशों में गए और अन्य देशों में स्वाभाविक था उनके साथ भारतीय संस्कृति का भी स्थलांतर होगा। उसका एक ही उदाहरण मैं दे देता हूँ। हम तुर्कस्तान का नाम सुनते हैं, टर्की अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि तुर्कस्तान के इतिहास के साथ हमारा जीवित संबंध था? हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पुस्तकों में वो आता नहीं है। लेकिन बोगस कोई नाम के एक छोटे से गांव के पास जब उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, तब आर्कियोलॉजिस्ट को तुर्कस्तान के एक प्राचीन सभ्यता का अनुसंधान करने की प्रेरणा हुई और उन्होंने ढूंढ निकाला कि यहाँ पर खत्ती सभ्यता थी। अंग्रेजी में हिट्टाइट कहते उसको। वो हिट्टाइट नहीं है, उन्होंने मूल नाम कहा है हत्ती, कहा उन्होंने उसको। हत्ती यानी खत्ती और हिट्टाइट यानी खत्ती सभ्यता। लेकिन क्या प्रमाण है कि उसका भारत से संबंध था? सीधी सी बात है। खत्तियों के साथ ही जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं, यानी आज का इराक, इस इराक के बॉर्डर पर मेसोपोटामिया के उत्तरी सीमा पर एक मितन्नी नाम का दूसरा राज्य था। इस मितन्नी और हत्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के कारण बाद में एक हिस्टोरिकल ट्रीटी हो गया, करार हो गया। उस करार में आज जिस प्रकार से किसी करार पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती है, फर्स्ट सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है, उस प्रकार से इस करार के प्रारंभ में जिनकी शपथ ली गई है, जिनको साक्षी रखा गया है, वो कौन है? वो है वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य यानी अश्विनी कुमार। और ये है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसका शिलालेख, अभिलेख वहां पर प्राप्त हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि महाभारत के बाद जितने भी माइग्रेशन हुए उसमें एक माइग्रेशन तुर्कस्तान की ओर भी गया, ईरान में गए, तुर्कस्तान में गए, मेसोपोटामिया में गए। ये सारा इतिहास है। ये युद्ध के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने केवल इस घटना का उल्लेख किया। वो बताना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं आपको बता रहा था कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर का काल समाप्त हुआ और पांडवों का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन अभिमन्यु का पुत्र जीवित था। तो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा बन गया।
परीक्षित वैसे शरारती था बचपन से, युवावस्था में भी वही अवस्था थी। और वो एक बार जब शिकार के लिए जंगल में गया था, उस समय हम ये कथा जानते हैं, ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा मैं, लेकिन शिकार से वापस आते समय वो अपना रास्ता भूल गया और उसे दिखाई दिया कि एक ऋषि का आश्रम वहां पर है। वो था शमीक ऋषि का आश्रम। उस आश्रम में शमीक ऋषि आश्रम के बाहर वटवृक्ष के नीचे साधना में रत थे, समाधि अवस्था में थे। उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं यहाँ का राजन हूँ, आप जानते होंगे, मुझे रास्ता दिखाइए या किसी शिष्य को मेरे साथ भेजिए। वो तो समाधि अवस्था में थे, ट्रांस, वो कुछ सुन भी नहीं रहे थे। तो इसको गुस्सा आ गया। नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उसने उठाया अपने बाण के अग्र से और उनके गले में डाल दिया और हंसकर वहां से चल दिया। थोड़ी देर के पश्चात जब शमीक पुत्र वहां पर आ गया, उसने देखा कि मेरे पिता का इतना अपमान किसने किया। तो कुछ बच्चे थे, कुछ शिष्य थे जो डरकर किसी पेड़ के पीछे से देख रहे थे सारा कुछ। उन्होंने कहा कि राजा यहाँ आया था और उसने ये काम किया है। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि ये भूल जाओ, लेकिन शमीक पुत्र मानने वाला नहीं था। उसने श्राप दे दिया और कहा 8 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तक्षक के साथ, जो सर्पों का सम्राट था, उस तक्षक के साथ पांडवों का हमेशा दुश्मनी रहती थी, वह रहता था। क्योंकि जब खांडव वन का दहन हो गया, उस समय इसके माता और पिता, तक्षक के माता और पिता उसमें जल गए थे और तक्षक भाग निकला था। तब से ये दुश्मनी थी। और फिर 7 दिन के अंदर तक्षक ने निश्चय कर लिया कि मैं इसकी मृत्यु, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब यहाँ जब ये सारी बातें मालूम हो गई तो परीक्षित बहुत घबरा गया था। उसने सारी सुरक्षा लगाई, जेल सुरक्षा लगाई, सारी सेना इकट्ठी की और एक मनोरे पर, शिखर पर वो बड़े आराम से अपने शूर कमांडो के साथ वहां रहता था। लेकिन हृदय में डर था, क्या होगा, कैसे होगा। 8 दिन के अंदर मुझे मारने की उसने प्रतिज्ञा की है तक्षक ने, और ऋषि का श्राप है। ऐसे समय पर अचानक शुक मुनि वहां पर आ गए। शुक मुनि ने उनसे कहा कि राजा, थोड़ी मन की शांति रखो। मैं जानता हूं कि जो होने वाला है वो टलने वाला नहीं है। ये भारत के सारे शत्रुओं को भी यही कहना चाहिए, जो टलने वाला है वो टलने वाला नहीं है, जो होने वाला है वो। आप कुछ भी कहें, हम उसे करने वाले हैं। वही शब्द थे शुक मुनि के, और उन्होंने कहा कि जो होने वाला है वो टलने वाला नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूँ। तो उन्होंने 7 दिन तक उनको भागवत की पूरी कथा सुनाई। तब से भागवत सप्ताह भारत में प्रारंभ हो गए। लगभग 5000 वर्ष हो गए उसको। कुछ 60-70 वर्ष कम ज़्यादा होंगे। अब ये भी मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भागवत कथा पूरी हो गई, उसके बाद शुक मुनि ने जो कहा वो हम सब के लिए कहा है। शुक मुनि ने कहा, देखो, इतने दिन तक मैंने तुम्हें जो कुछ सुनाया वो वाणी का विलास नहीं था, वो प्रतिभा का विलास नहीं था। मैंने तुम्हें 197 करोड़ 197 crores of years, 29 lakhs and 49,000 years, इतने वर्षों का तुम्हारे पुरखों का इतिहास मैंने तुम्हारे सामने रखा है। यह हमारे इतिहास की परंपरा है।
मैंने इसलिए बताया कि इस प्रकार से हजारों करोड़ों वर्षों का इतिहास जब हम कहते हैं तो हमारे समाज की बहुत सी प्रथाएं उसके साथ किस प्रकार से जुड़ी हुई है और जो जीवित है आज भी प्रथा के स्वरूप में, ये हमारे समझ में आ जाता है। एक आर्कियोलॉजिस्ट के दृष्टि से अगर कोई मुझे पूछेगा कि उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है। ऐसे 200 करोड़ के पीछे का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे मिलता नहीं है। वो तो हड्डियां मिलती है, वो भी 200 करोड़ के पीछे की हड्डियां नहीं मिली है। लेकिन वो बात हम अलग रखेंगे। थीम आपके समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हजारों वर्षों का ये इतिहास है। हमारे यहाँ संकल्प होता है आज भी, यानी जीवित परंपराएं कौन सी रहती है? आज भी हमारे यहाँ जब संकल्प होता है, कोई भी धार्मिक विधि हो, वास्तु शांति हो, कोई विवाह हो, कुछ भी हो, हर एक बात में पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प के साथ प्रारंभ होता है और इस संकल्प में 2 बातें होती है। एक बातें होती है मैं कहाँ पर खड़ा हूं, उसमें जियोलॉजी और ज्योग्राफी आ जाती है। और दूसरी बात होती है मैं किस समय किस तिथि को ये पूजा कर रहा हूं या धार्मिक कार्य कर रहा हूं। अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारंभे श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे महायुगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। क्या अर्थ होता है इसका? ब्रह्मांड, ब्रह्मण्य इसका मतलब है ब्रह्मांड की आयु जो गिनी जाती है वो कल्प से होती है। तो श्वेतवाराह कल्प का आधा हिस्सा हो गया है, उर्वरित हिस्से में 7 मनवंतर हो गए। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा। मनवंतर क्या होता है? ये सारे भ्रमण काल के वैज्ञानिक पद्धति से कैलकुलेट करके उन्होंने काल की कल्पना की है भारतीय वैज्ञानिकों ने। ये सूर्यमाला जो है, पूरी सूर्यमाला, जैसे पृथ्वी भ्रमण करती है स्वयं और फिर फेरे भी लगाती है सूर्य के, ऐसे ही इस सूर्य में जितने ग्रह हैं, तारे हैं, वो सारे यानी सूर्यमाला इसी प्रकार से भ्रमण करती है। उस सूर्यमाला को भ्रमण करने के लिए कितने वर्ष लगते हैं वो उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। तो 71 महायुग लगते हैं, उसको उन्होंने मनवंतर कहा। इस प्रकार से ये सारा कालखंड जो है उसको विभाजित करके उन्होंने आज मैं कौन से तिथि में खड़ा हूं, यहाँ पर नक्षत्र आज कौन सा है, इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से काल की गणना हम संकल्प में आज भी उच्चारित करते हैं। एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बिब्लिकल क्रोनोलॉजी ऑफ द वेस्टर्नर्स। उसको उन्होंने द ग्रेटेस्ट थ्रेट कहा है। दूसरी बात आती है, मैंने कहा मैं कहां पर खड़ा हूं अगर भाषण कर रहा हूं तो, अगर संकल्प में कहेंगे तो उस स्थान का निर्देश करेंगे पूरी तरह से। तो उसमें जो शब्द आते हैं जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे, क्या अर्थ होता है इसका? जम्बूद्वीप भौगोलिक दृष्टि से आज का एशिया है हमारी मात्रा में। भारतवर्षे, भारतवर्ष कौन सा है? भारत के साथ जुड़े हुए जितने द्वीप है, यानी मांधाता ने एक बार वो द्वीप जीते थे और रघु राजा ने जीते थे। वो 2 ही सम्राट थे जो इन द्वीपों पर शासन करता था, उनको सम्राट कहा जाता था। इतना ही इन द्वीपों का और भारत का मानचित्र मैप कैसे निकालना, इसका निर्देश पुराणों में आता है। अब ये विषय नहीं है, वो अलग विषय होगा। लेकिन इस प्रकार से इस द्वीपों पर जो शासन करते थे, उस द्वीपों को इकट्ठा करके वो द्वीप और भरतखंड मिलकर भारतवर्ष कहा जाता था। और भरतखंड आज के इंडिया के साथ अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इतना सारा कुछ मिला लेंगे, पामीर के पठार से लेकर
कन्याकुमारी तक, और ईरान की सीमा से लेकर बर्मा की सीमा तक। इतिहास में और भी इसका विवरण आएगा थोड़ा सा। ये जो पूरा भाग उसको भरत खंड कहा है, और उस भरत खंड में फिर कौन से नदी के कौन से तीर पर, ये भी उसमें बताया जाता है। और इस प्रकार से कहाँ पर मैं खड़ा होकर पूजा कर रहा हूँ, ये संकल्प में आता है। अरे ये सारी जीवित संकल्पना जो क्रोनोलॉजी की और उसके साथ साथ ज्योग्राफिकली, ये यहाँ पर हजारों वर्षों से चलती आई है। इतिहास के साथ कोई संबंध नहीं किया इसका। प्रश्न उठता है ये कि अगर ऋग्वेद काल से लेकर आज तक इस प्रकार का संकल्प कहा जाता है, तो हमारे संस्कृति में परिवर्तन कहाँ हुआ है? वही संस्कृति है जो हजारों वर्षों से चलती आई हुई है। यहाँ पर हम उसी संस्कृति के वारस है, ये हमारी विरासत है। अगर एक बार ये मान लिया कि ये विरासत हमारी है, तो प्रश्न ही उठता नहीं कि ये राष्ट्र कितने हजारों वर्षों का है और किस प्रकार का है। इसलिए मैंने कहा कि हजारों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का ये इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को हम कौन सा चश्मा लगाकर देख सकते हैं? वो है अपने इतिहास पर, परंपराओं पर और यहाँ की सभ्यता पर, अपने पुरखों पर अगर ठीक तरह से हमने विश्वास रखा, श्रद्धा रखी, तो ये इतिहास को देख सकेंगे। नहीं तो इतिहास के गलत अर्थ निकालते रहेंगे, और इतने गलत अर्थ निकालेंगे कि जिसके कारण आज हमारी मानसिकता बदल गई है और हम मानते आ रहे हैं कि वी आर ए डिफीटेड रेस। ये समझ में लाने के लिए मैंने ये सारा उपोद्घात किया। केवल इतना ही आपको बताना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ये हजारों वर्षों की अगर इस प्रकार की इतिहास की परंपरा है, तो कहाँ से हम शुरू करें? वैदिक काल से तो पूरा इतिहास बताने का समय 1 घंटे में हो नहीं सकता, आवश्यकता भी नहीं है। मैं केवल आपको जहाँ से हम जानते हैं वहाँ से आज तक के इतिहास का थोड़ा सा परिशीलन करेंगे, पूरा नहीं। वो करने की संभावना ही अपने सीमित समय में हो नहीं सकती। चलो हम 2600 ईयर्स बैक, 2600 वर्ष पहले की बात ले लेंगे कि जिस समय भारत की सीमाएं ईरान के साथ जुड़ी हुई थी, यानी पर्शिया के साथ जुड़ी हुई थी। आप जानते हैं पर्शिया में चाबहार, ये जो पोर्ट है, उसका निर्माण भारत कर रहा है, किया है भारत ने। एक बहुत अच्छा समझौता उसके संदर्भ में भारत के प्राइम मिनिस्टर और पर्शिया के शासक उनमें हुआ था, और वो बंदरगाह बना दिया है। केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार के पास एक तित्स नाम का स्थान है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट है। सौभाग्य से मैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट देखकर आया हूँ, बहुत सारे विस्तार हुए उसको। लेकिन ये जो तित्स बंदरगाह है, इसके बारे में 10वीं शती में उस समय के सभी पखरकारों ने, चाहे वो फारसी में हो या भारत के अन्य भाषाओं में हो, श्रीलिपि में हो, कश्मीर के, सभी उस समय के पखरकारों ने कहा है कि भारत का समुद्र किनारा, सागर तट तित्स बंदरगाह से प्रारंभ होता है। तो इसका अर्थ यह है कि 10वीं शती तक ईरान की सीमाएं एक तरफ और दूसरी तरफ बर्मा की सीमाएं, ये आज के इंडिया की स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी। प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार से भारत की ये जो स्थिति थी, आखिर विश्व का जो इतिहास है, विश्व के साथ हम इतिहास में जुड़े हुए हैं। कभी भी भारत का इतिहास पढ़ते समय विश्व के इतिहास को अलग रखकर भारत का इतिहास हम पढ़ नहीं सकते। सारे मानव जाति का इतिहास एक ही है। और इसीलिए प्रारंभ में मैंने जो मंत्र आपके सामने कहा, जो सरस्वती के तट पर ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा था, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। अरे विश्व के अमृत पुत्रों, हमारी वाणी सुनो। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे भी कहूंगा कि विश्व के पुत्रों,
हमारा इतिहास सुनो, क्या है सच्चा इतिहास। तो इस प्रकार के सच्चे इतिहास में केवल हम 2500 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो पुस्तक से हमें जो प्राप्त होता है वो सारा इतिहास आक्रमणों का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास उसमें नहीं दिया है। अगर आक्रमणों का इतिहास है तो प्रश्न ये उठता है कि इन सारे आक्रमणों के बाद हिंदुस्तान का क्या हुआ, भारत का क्या हुआ और बाकी देशों का क्या हुआ है, ये देखना पड़ेगा। तभी इतिहास हमारे समझ में आएगा, तभी यहाँ के संघर्ष की और शौर्य की परंपरा हमारे समझ में आएगी। तब तक वो समझ में आने वाली नहीं है। 2600 साल पहले इस ईरान में यानी पर्शिया में अग्निपूजक थे, वो भी पारसी, उनकी स्वयं की सभ्यता थी, बहुत अच्छी सभ्यता थी। ऋग्वेद से बिल्कुल मिलते जुलते उनके ग्रंथ थे, यज्ञ करते थे, वो आज भी करते हैं। जो पारसी बचे हुए हैं और भारत में है वो करते हैं यज्ञ, अग्यारी कहते हैं उनके मंदिर को। तो उन पारसियों का बहुत बड़ा अच्छा साम्राज्य था, जिन्होंने इजिप्ट तक अपने साम्राज्य का झंडा फहराया था, रोम के साथ भी युद्ध किया था। इसमें हखामनी साम्राज्य था, सखामनी या हखामनी। उसके दरायस राजा ने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर आक्रमण करूंगा और भारत जीत लूंगा। उनकी भारत की कल्पना उस समय क्या थी, जो अलेक्जेंडर की थी वही ईरानियों की थी। भारत यानी ये हिंदू कुछ पर्वत और उसके साथ ही जुड़े हुए पंजाब सिंध ऐसा कुछ प्रदेश है, वो भारत, वही कल्पना थी उनकी। तो उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। पहले युद्ध में जो लगभग 11 दिन का युद्ध था, दरायस की हार हुई और जो 50,000 की सेना लेकर आया था वो केवल 7 सैनिकों को लेकर वहां से भाग गया। ये पहला युद्ध था एक दृष्टि से आधुनिक काल का। और लेकिन उसके बाद युद्ध चलता रहा, कभी उनका विजय होता था, कभी भारतीय सेना जीतती थी, वहाँ के राजा जीतते थे। 100 साल तक ये युद्ध चला। भारत के संघर्ष, विश्व के अंदर जितने संघर्ष हुए हैं उसमें सबसे लंबे संघर्ष है, यह हमें इतिहास बताता है। इस 100 वर्ष के संघर्ष में स्वाभाविक था पंजाब और सिंध में बहुत परिवर्तन आ गया, ईरानियों का भी संस्कार उनके ऊपर हो गया। ये पहला आक्रमण था एक दृष्टि से आधुनिक काल का। लेकिन उसके बाद 300 साल के बाद ग्रीस को संगठित जिसने गया वो फिलिप, संगठित करने वाला, उसका पुत्र अलेक्जेंडर, उसका आक्रमण प्रारंभ हो गया। और अगर उस समय पर्शिया ने कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस का ठीक तरह उस समय के अभ्यास किया होता और भारत के साथ मित्रता रखी होती तो पर्शियन साम्राज्य टिका हुआ होता। लेकिन अलेक्जेंडर ने पूरी तरह से पर्शिया को तहस-नहस कर डाला। पर्शिया के राजकुमारी से उसने विवाह किया और वहां से जब ईरान उसने जीता तो भारत की सीमा पर आ गया। तो उस समय अफगानिस्तान यानी गांधार था और कुछ नहीं था, वहां पर गांधार था और भारतीय सभ्यता थी। कब से थी? जब से गांधारी का विवाह हो गया था, महाभारत फिर से आता है, तब से स्वाभाविकतः यह भारत का हिस्सा था, गांधार था। और इसलिए ईरान और भारत की सीमाएं इकट्ठी थी। अलेक्जेंडर ने आक्रमण कर दिया, पर्शिया जीत लिया और भारत पर आक्रमण कर दिया। अब इतिहास दोहराऊंगा नहीं क्योंकि हम जानते हैं अलेक्जेंडर और कुरु का युद्ध। इस युद्ध में ग्रीक सोर्सेस के आधार पर उन्होंने कुरु को पराजित ठहराया है, लेकिन ग्रीक सोर्सेस के आधार पर कुरु पराजित नहीं हुआ था और इसी कारण अलेक्जेंडर को पीछे जाना पड़ा। उसकी सेना ने भी विद्रोह कर दिया था और अलेक्जेंडर की मृत्यु बाबिलोन में ही हो गई, वो ग्रीस तक पहुंच नहीं सका। ये ग्रीक आक्रमण था।
लेकिन कोई भी आक्रमण किसी भी युद्ध में केवल उस समय वो पराजित हो गए इसलिए समाप्त नहीं होता, जो हम स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद देख रहे हैं आज, नहीं समाप्त होता। 47 में फर्स्ट पासमेन हुआ और फिर भी कारगिल तक युद्ध चलते ही रहे और आज भी चल रहा है। संघर्षरत, नित्य संघर्षरत राष्ट्र, यही हमारे राष्ट्र की पहचान है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उस समय भी ग्रीकों के साथ जो संघर्ष हुआ वो संघर्ष बाद में 4-5 पीढ़ियों तक चल रहा था। तो हम जानते हैं जो सम्राट अशोक था उसका जो अंगरक्षक दल था उसमें 30 ग्रीक सेविकाएं थी, नंगी शमशेर हाथ में लेकर उसके साथ। तो चंद्रगुप्त ने जब सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया, आज के परिप्रेक्ष्य में भी एक मनोरंजक घटना इस दृष्टि से हम देखेंगे तो भी ध्यान में आएगा कि किसी विदेशी कन्या से या राजकुमारी से विवाह करने पर बाद में क्या क्या होता है। तो अशोक के समय ये हुआ है और उसके बाद भी आक्रमण चलता रहा है। और ग्रीकों के साथ जो युद्ध हुआ है वो युद्ध कब समाप्त हुआ? पुष्यमित्र शुंग के समय, यानी लगभग 200 साल तक ये युद्ध चलता रहा है ग्रीकों के साथ। हम उसको टुकड़े टुकड़े में उस युद्ध का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि आज ये भारत है, उस समय भी भारत था, उस समय आक्रमण हुआ था। आज वो आक्रमण नहीं है, भारत विजयी हुआ उस समय। इसका अर्थ है कि टुकड़े में अगर हम विचार करेंगे तो ग्रीक आक्रमण हुआ, इतने से काम नहीं चलता। ग्रीक आक्रमण हुआ, संघर्ष हुआ और ग्रीक आक्रमण समाप्त हुआ। ये उसका जो रिजल्ट है वो देखना पड़ता है। कारगिल का युद्ध हुआ, गूगल पर देखो, विश्वास के साथ हमें आनंद होता है देखते हुए कि वो जब रिजल्ट लिखते हैं वहां पर तब सीधा लिखते हैं कि भारत की विजय हुई, लिखते हो। ये क्यों? क्योंकि जब तक निर्णायक कोई बात सामने नहीं आती तब तक कोई भी विश्व का देश या विश्व के विद्वान उस पर विश्वास नहीं रखते। मोहम्मद तगलक कहते हैं, पागल महमूद कहा जाता है उसको, वो पागल नहीं था, सबसे होशियार था असल में। उसने जब आक्रमण शुरू कर दिया तब दक्षिण तक आक्रमण चला गया, लेकिन उसमें भी फिर पोंगुरी में प्रोलय नायक के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी इस प्रकार का विद्रोह खड़ा हुआ और दक्षिण से फिर से उनको खदेड़ दिया गया। इतिहास की बातें बड़ी मजेदार है। मोहम्मद तगलक के राज्यकाल में ही उसको दक्षिण की सारे प्रदेशों से पीछे आना पड़ा। उसके बाद का जो सारा इतिहास है उसमें का केवल 2 इतिहासों का उल्लेख करके मैं रुक जाऊंगा। एक इतिहास है विजयनगर में उस समय क्रांति हुई। अब कैसी मजेदार बात है देखो, हरि और दुख कौन थे? कंपिली नाम का छोटा संस्थान या राजा, उस राजा के दरबार में ये दोनों थे। जब मोहम्मद तगलक ने आक्रमण के लिए भेज दिए, अपनी सेना भेज दी, उस समय इन दोनों को पकड़ लिया और दोनों को पकड़कर वो दिल्ली ले गए। बाद में जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद वहां के उनके गवर्नर ने, राज्यपाल ने मोहम्मद तगलक को, सल्तनत को कहा कि जब तक आप यहाँ के लोगों से पसंदीदा इस प्रकार का, पसंद हो इस प्रकार का शासक नहीं भेजेंगे तब तक हम यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। अब हरिहर और भूत तो दोनों को उन्होंने मुस्लिम बनाया, साथ में ले गए थे और एक विश्वास निर्माण हो गया था कि 2 साल से मुस्लिम युवक है, उन दोनों को उसने पीछे भेज दिया और उन दोनों ने फिर स्वामी विद्यारण्य जी के प्रेरणा से विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की। उसमें कृष्णदेवराय
ये अत्यंत कर्तृत्वशाली और जिसको विजन थी पूरी तरह से, ऐसा राजा था। दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद 1565 में, जिसको रक्कस की तंगड़गी का युद्ध कहते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, 7 लाख सेना थी विजयनगर की और लगभग 6 लाख सेना थी। बाकी सारे जो निजाम शाह था उसमें, बादशाह था, ऐसे सारे लोगों की। और इसमें विजयनगर के साम्राज्य पराजित हो गया। लेकिन अगर किसी युद्ध में पराजित होता है कोई, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सारा प्रदेश शत्रु के हाथ में चला गया, ऐसा नहीं होता कभी। उस समय जो अंतिम राजपुत्र था वो पेनुकोंडा भी गया वहां से और विजयनगर के साम्राज्य की फिर से स्थापना करके उसने अपने कार्य को प्रारंभ किया। उस समय उनके सरदारों को नायक कहते थे, तो हर जगह के जितने भी नायक थे वो इकट्ठे आ गए और संघर्ष चलता रहा। इतिहास में जो अखंडता होती है, उस अखंडता को मैं अभी आपको दर्शाऊंगा। 1565 में ये बात हो गई और 1630 में, यानी 100 साल के पहले ही महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी का जन्म हो गया, शिवनेरी पर 100 साल के अंदर। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आगे जो घटनाएं हुई वो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज राज्य पर आ गए। शिवाजी राजा के पिता शाहजी, वो तो आदिल शाह के सर्विस में थे और बंगलुरु में उन्होंने अपना प्रमुख स्थान बनाया था, मुख्यालय बनाया था। ऐसी स्थिति में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी ने 10 साल तक संघर्ष किया और उसके बाद जब राजाराम की बारी आई तो राजाराम की सुरक्षा का प्रश्न था। उसको जिंजी भेजने का निश्चित हो गया। क्यों? वो जिंजी कैसे जा सका? औरंगजेब तो अपनी सारी सेना लेकर, यानी उसका ब्रह्मदेश से लेकर ईरान तक का जितना रेवेन्यू आता था वो सारा का सारा हर साल इस मुहिम में लगाता था और इस सारी सेना को लेकर महाराष्ट्र में और दक्षिण में फैला हुआ था। आदिल शाही उसने खत्म कर दी थी। ऐसे समय पर राजाराम कैसे पहुंच सका वहां पर? उसका एक कारण है। जिस समय शाहजी बंगलोर में गए और उन्होंने बंगलुरु में अपना मुख्यालय बनाया, उस समय सारे जो नायक थे दक्षिण के वो इकट्ठे आ गए उनके पास। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप आदिल शाह के नौकर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको विजयनगर के साम्राज्य का प्रतिनिधि मानते हैं। इसके लिए तो दस्तावेज उपस्थित है, उसके लिए प्रमाण है। यदि ये लोग ऐसा मानते थे, ये नायक के सारे सरदार, कि विजयनगर के साम्राज्य का ही फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है, शाहजी को उन्होंने उसका प्रतिनिधि कहा। और जिस समय राजाराम को इन नायकों ने ही स्थान स्थान से मदद करके जिंजी तक पहुंचाया और जिंजी में जब पहला दरबार हुआ, उस समय उन सभी ने कहा कि हम आपको भी विजयनगर के साम्राज्य का प्रतिनिधि मानते हैं। ये होती है इतिहास की अखंडता। नित्य संघर्ष, सतत संघर्ष, निरंतर संघर्ष। और फिर बात का इतिहास हम जानते हैं। 18वीं शताब्दी में जो 22 सूबा थे मुगल सल्तनत के, उसमें के 21 सूबा मराठों के हाथ में थे। क्या अर्थ हुआ उसमें? इसलिए ब्रिटिश कहते थे कि हमने सत्ता हस्तगत की, वो मुस्लिमों से नहीं हिंदुओं से हस्तगत की। यानी लगभग 18वीं शताब्दी में ये आक्रमण, और 1000 years, 1000 वर्ष का संघर्ष है ये पूरा। अनपैरेलल सारे
विश्व में इसकी तुलना में इस प्रकार का संघर्ष 1000 वर्षों का संघर्ष किसी राष्ट्र ने नहीं किया है। एक अपवाद इजराइल का है, उसके केवल निरंतर संघर्ष के कारण। और फिर जब ब्रिटिश आए तब 1857 से लेकर 1947 तक का ये संघर्ष है। इस संघर्ष को हम जानते हैं, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ब्रिटिशों के साथ ये सारा कुछ संघर्ष हुआ। उसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि इस सारे निरंतर संघर्ष के काल में अपने भारत की सीमाएं क्या रही? हम कहते हैं भारत खंडित हुआ, अखंड कब होगा? भावना का प्रश्न ही नहीं आता कहीं भी। केवल भावनिक प्रश्न पूछकर या भावनिक प्रश्नों को सामने लाकर हम इतिहास की ओर नहीं देख सकते। अरे जो इतिहास में किसी भी राष्ट्र का जब हम इतिहास देखते हैं तो कभी सीमाएं विस्तारित होती है, कभी सीमाएं संकुचित होती है, कभी इन सीमाओं का संकोच होता है, तो किसी काल में उसके बाद प्रेरणा लेकर सतत संघर्षरत, निरंतर संघर्षरत जो राष्ट्र है वो अपनी पूर्वी सीमाओं को प्राप्त कर देता है। ये बातें होती रहती है। इसलिए सीमाएं कौन सी थी और कौन सी 1947 में हो गई, ये सवाल नहीं है। पहला युद्ध स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद कश्मीर का युद्ध है, पहला युद्ध है कश्मीर का युद्ध। और उस युद्ध का भी सारा वर्णन है, वो रोमांचकारी है। किस प्रकार से भारतीय सेना ने, जवानों ने उस समय का संघर्ष किया है, उसके बारे में बहुत सी पुस्तकें हैं, रिपोर्ट्स है, सारे कुछ। लेकिन उससे चलने वाला नहीं था। जैसे मैंने कहा कि निरंतर संघर्षरत राष्ट्र, उसके बाद में जितने भी युद्ध हुए, उसमें चीन के साथ जो युद्ध हुआ उस समय 1962 में, ठीक है, उस युद्ध में हम पराजित हुए। एक बात थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, देयर आर बैटल्स एंड देयर आर वॉर्स। व्हाट इज बैटल एंड व्हाट इज वॉर? चीन के साथ इट वाज ए बैटल, तो वॉर इज गोइंग ऑन। नहीं तो सियाचिन का ग्लेशियर जीतते क्या हम? कोई कारण नहीं था। इसलिए इस प्रकार के युद्ध, जैसे मैंने कहा कि कोई 500 वर्षों का युद्ध, कोई 1000 वर्ष का युद्ध, उस प्रकार से 1947 से आज तक भी संघर्ष चलते रहे हैं। और इस प्रकार के भीषण संघर्षों में जो राष्ट्र ऐसी स्थिति में भी आगे चलता रहता है, प्रगति करता रहता है, वही राष्ट्र जीवित रहता है। हम भाग्यवान हैं कि इतिहास की, संस्कृति की निरंतर संघर्ष रहने की एक परंपरा कम से कम 2500 वर्षों की हमारे सामने है। तो घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं, चलता रहेगा संघर्ष। और आगे आने वाले संघर्ष में भी हमें जो संघर्ष हुए, उन संघर्षों से प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। कारगिल विजय दिन क्यों मनाना? बहुत आनंद हो गया इसलिए हम नाचते रहेंगे उस विजय दिन के कारण, ऐसा नहीं है। इसलिए विजय दिन मनाना कि आने वाली सारी पीढ़ियों को इस इतिहास का थीम समझ में लेकर उससे प्रेरणा प्राप्त हो, इसकी आवश्यकता है। और भारत में ये दिखाई देता है ना, एक समय ऐसा था कि उस समय भारतीय सेना में भर्ती होना, इसके लिए प्रयास करने पड़ते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। मैं स्कूल में टीचर था, कॉलेज में टीचर था। जब बच्चों के साथ बातें होती रहती थी तो सहजता से कहते थे मुझे बेशक में जाना है, मुझे सेना में भर्ती होना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है। इस सब प्रकार की प्रेरणा भारतीय स्वाधीनता के बाद संघर्षों के कारण सतत जागृत रही है। इस प्रेरणा को प्रज्वलित रखना,
ये भी एक इसका कारण है, इस प्रकार के विजय दिन को मनाने का ये भी एक कारण हो सकता है। तो भारत की इस प्रकार की ये जो विरासत यहाँ तक आई है, उसको आगे इसी प्रकार से ले जाने के लिए इस प्रकार के समारोह को जब हम आयोजित करते हैं तो उसका उपयोग होता है। जैसे मैंने प्रथम कहा, प्रारंभ में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें हमेशा अपने देश के इतिहास का विचार करना चाहिए। आइसोलेटेड हम विचार नहीं कर सकते। आज ऐसी स्थिति नहीं है, दो राजाओं का युद्ध नहीं होता है, नॉट इवन टू जनरल्स। पहले और दूसरे महायुद्ध के बाद जो युद्ध शास्त्र जानते हैं, दुर्भाग्य से हमारे सिलेबस में कहीं भी राजनीति और युद्ध शास्त्र इस प्रकार का विषय ही नहीं है। आवश्यक है, अगर ये विषय नहीं होंगे तो केवल इतिहास पढ़ के कुछ काम भी नहीं होगा, क्योंकि इतिहास के मूल में तो ये दो विषय हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और उसके साथ युद्ध नीति, युद्ध शास्त्र। इतिहास भूगोल होता है। तो वैसे ही ये भी एक कंबाइंड विषय, राजनीति और युद्ध नीति, युद्ध शास्त्र, ये होने की आवश्यकता है। हम इस समय जिस विजय दिन को मनाने जा रहे हैं, मैं आपको अवश्य प्रार्थना करूंगा, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे और जाकर आए भी होंगे, लेह में और द्रास में भी, जो मेमोरियल बना है देख के आप सीना चौड़ा हो जाता है। अंदर म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते ही सामने पूरा मैप लगाया हुआ है, किस प्रकार से युद्ध हुआ और क्या हुआ है, और वहाँ सारा कुछ युद्ध का इतिहास जीवित हो जाता है अपनी आंखों के सामने, प्रत्यक्ष देखना चाहिए। तो स्टडी सेंटर की ओर से 5-25 लोगों का, 15-20 लोगों का ग्रुप लेकर हर साल कहीं लेह में हम यात्रा करें, लद्दाख की हम यात्रा करें, श्रीनगर की हम यात्रा करें, सियाचिन की हम यात्रा करें। ये भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, उससे तो और भी प्रेरणा हमें प्राप्त हो सकती है। प्रत्यक्ष देखने के बाद जिस प्रकार की प्रेरणा मिलती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। इसलिए यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नित्य संघर्षरत रहना और नित्य संघर्ष में रहना और हमारी पराक्रम की गाथा सर ने हमारे सामने आज यहाँ पर रख दी है। पराक्रम के बारे में केवल इतना कहना चाहूंगी कि जंगल में रहने वाले शेर को ना कोई अभिषेक करता है, ना उसके सर पर कोई मुकुट रखता है, फिर भी वह जंगल का राजा होता है उसके पराक्रम के कारण। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रः। और वही पराक्रम, वही शौर्य लेकर हमारी धरोहर आज तक रही है। लेकिन उससे चलने वाला नहीं था, नित्य संघर्षरत राष्ट्र। उसके साथ बाद में कुषाणों का आक्रमण हुआ, ये थे युएज, पूरा इतिहास नहीं बताऊंगा, लेकिन कैडफिसस उनका बहुत पराक्रमी राजा जो था, उसने पेशावर यानी उस समय का नाम था पुरुषपुर, वहां पर राजधानी की, और कनिष्क उसका पुत्र, उसने अपना साम्राज्य उत्तर भारत में बहुत दूर तक फैलाया हुआ था। क्या हो गया उनका? कुषाणों के साथ जो संघर्ष हुए उस संघर्ष का भी इतिहास विद्यमान है। कुषाणों को बुरी तरह से पराजित किया गया। कुषाणों के बाद उनके जो क्षत्रप थे, सरदार थे, वो जगह जगह पर थे। उनके साथ जो संघर्ष हुआ है उनको हम शक कहते हैं। ये 500 वर्षों का संघर्ष है, 500 वर्षों का। 500 years war with the Shakas,
इतिहास में कभी सिखाया ही नहीं जाता। हम एक वाक्य में उसका उदात्तीकरण कर लेते हैं कि कुषाणों का, शकों का भारतीयकरण हुआ, इंडियनाइजेशन हुआ। लेकिन कैसे हुआ ये भारतीयकरण? पंडितों को भेज दिया और उन्होंने वाद विवाद करके, उनके साथ संवाद करके उनको हिंदू बनाया, वैदिक बनाया और भारतीयकरण हो गया। ऐसा हुआ है क्या? 500 साल तक जब संघर्ष चला तब उनका भारतीयकरण हो गया। हिंदू कुश से लेकर महाराष्ट्र में पुणे तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। सब जगह पर शक क्षत्र थे। बाकी इतिहास नहीं बताऊंगा, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, सातवाहन वंश का, उसका अभिलेख नाशिक में है। एक बहुत मजेदार बात है। मराठी में हम कहते हैं ना, पुत्र व्हावा ऐसा ढूंढा जैसा तिन्ही लोकी झेंडा। ऐसा पुत्र चाहिए कि जो विश्व भर में विजयी हो, तो वो हमें वहां दिखाई देता है। गौतमी देवी, श्री गौतमी देवी, इसने अपने पुत्र के पराक्रम की गाथा उस अभिलेख में लिखी हुई है, गौतमी पुत्र के बारे में। और फिर इतिहास ध्यान में आ जाता है। उसने सारी सेना को संगठित किया और उस समय का जो उनका सबसे प्रमुख लीडर था, नहपान राजा, उसका पीछा करते हुए वो पुणे के पास, कार्ले के पास, यहाँ केव्स है, वहां तक आ गया। और वहां का जो भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध में उसने मार दिया। और ये सारा पूरा जो इतिहास है, उसके बाद ये उज्जैनी में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, गुप्त सम्राट, उसने भी शकों के साथ संघर्ष किया और रुद्रसिंहों को मार दिया था। वहां तक 500 वर्षों का संघर्ष है, तब जाके शकों का हिंदूकरण हुआ है। 500 वर्षों का संघर्ष अगर नहीं होता तो विश्व के बाकी देशों का इतिहास उस समय का देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि भारत का इतिहास भी उनके जैसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार के आक्रमण होते रहे हैं और जैसे जैसे हम उसके आगे आते जाते हैं तब आधुनिक काल तक आने तक हमें और अजीब बातें इतिहास के अंदर देखने मिलती है। इसी समय 7वीं सेंचुरी में, 7वीं सदी में अरबस्तान में एक क्रांतिकारक इस प्रकार का बदल हो गया था। अरबस्तान में जिनको सेमेटिक कहते हैं, अरबस्तान के जो अरब है वो सेमेटिक कहते हैं। और उस समय अरबस्तान की स्थिति ऐसी थी, अरेबिया की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी नायक उनका नहीं था, पूरा अराजक था, झगड़ते थे, किसी भी प्रकार के सामाजिक नियम नहीं थे। ऐसे समय पर एक नेता का उदय हुआ, हजरत मोहम्मद पैगंबर। वो जो अपने चाचा के साथ निकलते थे, सीरिया में जाते थे और कई व्यापार के लिए जाते थे, तो उनके समझ में आता था कि लोग कितने संगठित हैं, किस प्रकार की समाज व्यवस्था है इस दुनिया में है और मेरे देश की स्थिति कैसी है। अरबों को संगठित करने का कार्य उसने किया, लेकिन वो जिस पद्धति से किया, अब वो सारा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब ट्राइब्स थी, टोलियाँ थी, हर एक का अलग अलग देवता था। मक्का में मंदिर थे, उसमें 360 मूर्तियाँ थी, हर एक टोली की अलग देवता थी। ये सारा कुछ था, पर सभी को इकट्ठा करके इसने निराकार ईश्वर की एक कल्पना की और इन सब लोगों को एक प्रेरणा दी। ये विश्व का इतिहास है। और जिस समय वे चले गए, उनका निर्याण हुआ, उसके बाद जो खलीफा अरबों का नेता आगे आया, खलीफा उमर, उसने अरब लोगों को जो प्रेरणा दी थी, उस अरब लोगों को साथ में लेकर विश्व जिताने की एक प्रतिज्ञा की और आक्रमण प्रारंभ हो गए। आश्चर्य लगता है, 10 साल के अंदर, यानी 634 से लेकर 644 तक, फ्रॉम 634 टू 644 CE, 10 साल के अंदर
उन्होंने जो प्राचीन सभ्यता थी अत्यंत 6000 वर्षों की, जो आज पिरामिड्स के प्रतीक में खड़ी है अपने सामने, उस इजिप्ट की उस सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इजिप्ट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, मुस्लिम राष्ट्र बन गया। सीरिया मूर्ति पूजा की थे सभी, मुस्लिम राष्ट्र बन गया। तुर्कस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया। मेसोपोटामिया, जहां पर सुमेरियन सभ्यता से लेकर असीसियन सभ्यता तक अनेक सभ्यताएं हो गई थी, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना। 10 साल के अंदर ये सारे राष्ट्रों को उन्होंने बदल दिया, वो सारे अपनी आइडेंटिटी खो गए। फिर बारी आई ईरान की, पर्शिया की। वैसे पर्शिया तो वैसे भी हताश हो गया था, अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद फिर वो उभरा नहीं था। और जब अरब आक्रमण हुआ उस समय पर्शिया स्टैंड नहीं हो सका, पूरी तरह से तहस-नहस कर डाला पर्शिया को उसने, और पर्शिया भी मुस्लिम राष्ट्र बन गया। और जिस समय ईरान जीता उन्होंने, उस समय वो भारत की सीमा पर आकर खड़े हुए। पुराना वही सिद्धांत, ईरान की सीमा पर आए, इसका मतलब भारत की सीमा पर आए, पश्चिमी सीमा पर। और यहाँ पर पहले अरब आक्रमणों को संघर्ष का सामना करना पड़ा। जो 10-15 साल में उन्होंने किया, उसके बाद उनको अनुभव आया। 650 से लेकर 220 वर्षों तक वो झाबुर में अटक गए। हर समय युद्ध होते थे, 50-50 हजार अरबों की सेना लेकर सेनापति आते थे मक्का मदीना से, और पराजित होकर 1000-2000 सेना को लेकर वापस लौटते थे। ये 220 साल का इतिहास में कभी ये इतिहास दिखाया ही नहीं जाता। लेकिन अरबी साहित्य में देखो, उस समय के 7वीं सदी के अरबी साहित्य में उस समय के साहित्य का नायक कौन है? वो है रणबल, जिसके साथ वो बार बार पराजित होते रहे। इतिहास में ये आता ही नहीं है। संघर्षरत राष्ट्र, ये संकल्पना थी ही नहीं। बस आक्रामक आए, उन्होंने मंदिर उजाड़ दिए, मूर्तियां फोड़ दी, कत्लेआम कर दिया, और हम पराजित हो गए। अरे ये क्या इतिहास का थीम होता है क्या? इसको इतिहास कहते हैं क्या इस प्रकार का? अब उन्होंने जो कुछ लिखा होगा वो तो यही लिखेंगे आक्रमण करने वाले, लेकिन आज वो कहाँ है? ना लिखने वाले हैं, ना उस इतिहास के साक्षीदार है। तो इसलिए इतिहास के संदर्भ में समझ में ये आता है कि उसके बाद जो भी आक्रमण हुए, अरब आक्रमण तो बाद में समाप्त हो गए। अरब एक बार सिंध पर आए, दाहर को उन्होंने पराजित कर दिया, लेकिन दाहर का पुत्र जैसे वो वहां से बाप्पा रावल के पास आ गया, तो बाप्पा रावल की सेना लेकर फिर से युद्ध होता रहा, और सिंध पंजाब फिर से अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया। ये सारा इतिहास बाद में का आता ही नहीं किसी भी पुस्तक में। ये क्या बात है कि इतिहास संघर्षरत राष्ट्र है, ये संघर्ष होता रहा। अरब फिर कभी भी आक्रमण करके यहाँ पर नहीं आए। फिर प्रश्न उठता है कि ये शहाबुद्दीन गौरी कौन था, ये गजनी का महमूद कौन था, उन्होंने क्या कर दिया? ठीक है, ये आक्रामक तो थे। गजनी का सिंहासन जब स्थापित हुआ उस समय उसने आक्रमण किए, और सोमनाथ तक वो आया था। सोमनाथ का विध्वंस भी उसने किया। दुर्भाग्य से उसके बाद में भी आक्रमण होते रहे, और सोमनाथ की स्थिति और विकट होती रही, जो 1947 के बाद ही फिर से वो मंदिर खड़ा रहा। उसके पहले अहिल्या देवी ने भी उसको खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय ये जो आक्रमण होते रहे, उस आक्रमण के समय संतत यानी एक के बाद एक संघर्ष होते रहे, उसका इतिहास हमें कहीं भी पुस्तकों में मिलता नहीं है। अभी वो पूरा इतिहास बताने का समय
इस छोटे से व्याख्यान का नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो गजनी का मूवमेंट था, उसकी इच्छा थी कि सोमनाथ में वो अपनी राजधानी बनाएगा और वहां रहेगा, लेकिन लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। उसने जो कॉइन्स उस समय बनाए, उस कॉइन्स को बाजार में कोई कीमत नहीं थी, कोई स्वीकार ही नहीं करता था उसको उस पर फिर शिवलिंग का स्टैम्प लगाना पड़ा, तब वो कॉइन्स लोग लेने के लिए। ये किसका उदाहरण है? और उसके बाद जब निरुपाय होकर वो वहां से वापस गया, वहां से तो फिर से भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत उसके वंशजों ने नहीं की। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी का हम इतिहास पढ़ते हैं, पहले पराजित हुआ मोहम्मद गौरी, ये तो अफगानिस्तान का है, यानी पहले तुर्की था, गजनी का था वो तुर्की था, अभी अफगान थे, ये सारे मुस्लिम बन गए थे, लेकिन अरब कोई नहीं थे। और उस समय जब मोहम्मद गौरी या शहाबुद्दीन गौरी जिसको कहते हैं, उसने आक्रमण कर दिया 1157, तो उसका आक्रमण पहले गुजरात पर हुआ, सीधा वो सिंध और पंजाब से गुजरात तक आ गया था। उस समय गुजरात के अंतिलवाड़ पट्टन का चालुक्य वंशी नरेश, उसकी मृत्यु हो गई थी, और नायकी देवी उसकी पत्नी, मूलराज और भीमदेव, एक 7 साल का और एक 9 साल का पुत्र, दोनों को लेकर युद्ध के रणभूमि में आई। कया रुद्र का युद्ध है 1157 का, किसी इतिहास में देते ही नहीं है। हमारे भारत का इतिहास लिखते हो या अफगान का इतिहास लिखते हो, किसका इतिहास लिखते हो? इन दोनों को साथ लेकर उसने इस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाई, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी रानी नायकी देवी से पराजित हुआ। इतना ही नहीं तो जख्मी हुआ और मरते मरते बच गया और भाग गया। दहशत, धाक इतनी थी उस युद्ध की कि उसके 20 वर्ष बाद फिर से जब शहाबुद्दीन आया तो उसकी सेना अबू के पहाड़ी में आने के लिए डरती थी, और उन्होंने कहा कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे और वहां आक्रमण नहीं करेंगे। 20 साल तक एक युद्ध की दहशत उनके मन में थी। इतिहास में संघर्ष का इतिहास है, सारा कुछ संघर्ष का इतिहास है। पृथ्वीराज चौहान को मार दिया उसने, ये एक ही वाक्य हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ बाद में 7 राजाओं ने इकट्ठे अगर 3 लाख सेना को इकट्ठा करके फिर से उसके साथ संघर्ष किया और पंजाब और सिंध को मुक्त किया था, ये इतिहास में कहीं आता नहीं है। केवल आक्रमण का इतिहास में दिया जाता है। तो ये जो संघर्ष चलते रहे, हम आज दिल्ली का इतिहास केवल पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बख्तियार खिलजी जो असम में मारा गया, फिर उसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। असम पर हमला किया उसने और असम में वो पराजित हुआ, और जब वापस आया तो महिलाओं ने उसको मार दिया है, जिनके पतियों को उसने लूट की लालच दिखाकर अपने साथ रखा था। ये महिलाओं ने उसको मार दिया वहीं पर। लखनऊ की उसने अपना केंद्र बनाया था बंगाल के अंदर। बंगाल में भी लखनऊ की केंद्र बख्तियार खिलजी ने बनाने के बाद उड़ीसा के राजा ने लखनऊ तक का प्रदेश फिर से जीत लिया था। इतिहास में केवल बख्तियार खिलजी आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है, बाकी किसी का नाम ही नहीं आता। इस प्रकार के इतिहास की विडंबना हम सारे इतिहास के पन्नों में देखते हैं। थोड़ा दक्षिण की ओर नजर डालेंगे। ये पता है समय बहुत हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा दक्षिण का इतिहास इसलिए देखेंगे कि हम संघर्षरत राष्ट्र ये इतिहास देख रहे हैं। केवल आक्रमणों का और दिल्ली का और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये नहीं देख रहे। हुआ क्या है बताता हूं। दक्षिण में 1000 वर्ष सातत्य से चलने वाले राजवंश थे। पल्लव थे, चोल थे, चालुक्य थे, जिनका इतिहास भारत के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाता। हम पढ़ते हुए दिल्ली का इतिहास पढ़ते हैं केवल,
हमको एक कुतुबुद्दीन याद रहता है, कुतुब मीनार याद रहता है। अरे भाई, लेकिन उसी समय पर पूरे सारे भारत में तो हिंदू राज्य ही थे, और दक्षिण में तो एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन नमस्कार, डॉक्टर लीना बारा। अगर हमारा 2500 वर्ष का संघर्ष का इतिहास रहा है और जो तथ्य आपने हमारे सम्मुख रखे हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि ये सारा का सारा जो विषय है कि हमारे विद्यार्थियों तक स्कूल के माध्यम से उनके सम्मुख के सारा इतिहास ठीक तरह से आए, इसके लिए हम किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, इस पर आप थोड़ा सा हमें बताएं। रुड़ल निर्देश का, जिसके लिए मैं श्री अभिनंदन जी को यहाँ पर निमंत्रित करती हूँ तथा अध्यक्ष की अनुमति से रुड़ल निर्देश के तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा और इस व्याख्यान सत्र का अंत होगा। यहीं पर समाप्ति होगी, ऐसा उद्घोषित करती हूँ और मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद आज वरुण भगवान के देने होंगे, क्योंकि नागपुर में तकरीबन 1 महीने से हम लोग राह देख रहे थे और आज और कल रात को अच्छी बरसात हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आज कार्यक्रम में आए हैं व्याख्यान देने हिबाड़कर जी, इनके चरणों के कमाल है कि ऐसे वरुण मिलता है यहाँ पर से। सो थैंक यू फॉर दैट। आज यहाँ पे आप सब लोग आए, मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं समझता हूँ कि आज आपने जो यहाँ से लिया है ये हमें एक नई दिशा देगा, कई सारी नई जानकारी मिली। मुझे तो ऐसा थोड़े समय के लिए लग रहा था कि शायद मैं कोई डिस्कवरी चैनल देख रहा हूँ। सो मच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारी जनरेशन इस लेवल में आ गई है कि हम मैक्सिमम टाइम हमारे हिसाब से इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं गूगल पे, और 1 से सवा घंटा ऐसे शांति से बैठना ये मुमकिन नहीं है। बट दैट्स सो ग्रेट। सो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पे मेरे प्रेस के कई सारे दोस्त आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेस क्लब ने हमें ये हॉल दिया, जो भी सुविधाएं है उसके लिए भी मैं आपको सबका धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम समाप्त हुआ और अब आप दर्शन भी करते हैं। सभी लोग अपने जगह खड़े रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। शुभ